में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चक्राता के पास न्यू चक्राता टाउनशिप बनाने को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए 26 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर को भी हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी। केदारनाथ धाम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के चिंतन शिविरों पर लगी 74 लाख की फीस को माफ कर दिया गया है। पर्यटन विभाग में 37 नए पदों को मंजूरी दे दी गई है। 12 पद मुख्यालय तो 25 पद जिला पर्यटन ऑफिस के लिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है और रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 कर दी गई है। जिला विकास प्राधिकरण को फिर से एक्टिव किया गया है। पहला मत जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति शर्त होती है कि उनको 5 साल के लिए जहां 65 वर्ष तक उनकी रिटायरमेंट एज है, जो भी पहले हो उनका पद तब तक उनको मतलब रिटायर हो जाते हैं। तो 5 साल का 6 किया है और 65 की बजाय 66 किया है रिटायरमेंट आयु। दूसरा मत आवास विभाग का है। इसमें आप अवगत हैं कि कुछ समय पहले जो प्राधिकरण को दोबारा जीवित किया है और उसमें यह था कि हर एक प्राधिकरण नक्शे पास करने के लिए अपना स्टाफ तैनात करेंगे और स्टाफ ये रेगुलर तैनाती में कुछ समय लगेगा और ये काम नक्शा स्वीकृत करने का तुरंत होना है। और इसमें यह था कि जो तब तक के लिए कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स से स्टाफ ले लिया जाए ताकि काम ना रुके और लोगों को असुविधा ना हो नक्शा पास कराने में। अगला मत आवास विभाग का है। चक्राता में बनने वाली नई टाउनशिप के तहत पुरोड़ी, नागठात, लखवाड़ से लेकर यमुना नदी तक का क्षेत्र आएगा। इसके तहत 40 गांव आएंगे। ये पूरा एरिया अब देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अधीन होगा। चक्राता में टाउनशिप बनाने की मांग पुरानी है। सीनियर बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल टाउनशिप को लेकर 1997 से पैरवी करते आए हैं। उनके बेटे और सिंगर सुबिन नौटियाल भी मुहिम से जुड़े रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टाउनशिप को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी और अब इस पर मोहर लग गई है। कोई भी गांव जो पड़ रहे हैं उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो नेशनल हाईवे चक्राता मसूरी रोड उसके दोनों ओर एक सर्टेन डेप्थ पे जो हमारे गांव के लोगों की भूमि है और जो कुछ सरकारी भूमि हो सरकार उपयोग में लाएगी, सरकारी विभाग कार्यालय बनेंगे तो उसी पे ये टाउनशिप। दुनिया के करोड़ों मुस्लिमों की आस्था का केंद्र पिरान कलियर दरगाह है, लेकिन यहाँ पर सीधे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए दरगाह में होने वाले खर्च का हिसाब किताब पब्लिक को पता नहीं चलता। लेकिन सूचना आयोग के आदेश के बाद अब वक्फ बोर्ड को बताना होगा कि पिरान कलियर का हिसाब किताब क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिरान कलियर वो दरगाह है जहां दुनिया भर से हर साल लाखों जायरीन पहुंचते हैं। पर इस दरगाह में कितना चढ़ावा आता है, कितना दान आता है, मरम्मत और कामकाज पर कितना खर्च होता है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। उत्तराखंड में मजारों, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की देखरेख और हिसाब किताब की जानकारी वक्फ बोर्ड रखता है, पर जानकारी देने से बचता है। लेकिन अब सूचना आयोग ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करके दरगाह से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई में देने को कहा है। असल में जुलाई 2022 में पिरान कलियर के दानिश सिद्दीकी ने दरगाह में ठेकों को लेकर जानकारी वक्फ बोर्ड से मांगी तो वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया कि पिरान कलियर दरगाह सूचना के अधिकार में नहीं आती। मामला सूचना आयोग में पहुंचा तो पता चला कि दरगाह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और बोर्ड का अफसर दरगाह के डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर की जांच कर सकता है। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के मुताबिक पिरान कलियर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं तो वक्फ बोर्ड अब आरटीआई में जानकारी देने की बात कह रहा है। क्योंकि वो निजी संपत्ति नहीं है किसी की। दरगाह वक्फ की संपत्ति है लेकिन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो सार्वजनिक होनी चाहिए और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जनता को उसके बारे में जानने का हक है। तो यही हमने वक्फ बोर्ड को कहा कि नहीं, आपको पिरान कलियर दरगाह के बारे में जो भी सूचना है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वो आपको देनी पड़ेंगी। छुपाने वाली बात नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है जिसे लाइन अप करके लोग गलतफहमियां क्रिएट करें, कुछ नहीं है। हमने कहा जो ये इसीलिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था कि जो निजी संपत्तियां हैं, मस्जिदें हैं, आपकी दरगाहें हैं, तो उनके ऊपर कोई जानकारी सरकार को चाहिए तो सरकार की गवर्निंग बॉडी वक्फ बोर्ड वहां बैठी है।
बीते हफ्ते हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई तो संतों ने वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं सूचना आयोग की तरफ से वक्फ बोर्ड को मिले नोटिस को बीजेपी और कांग्रेस ने सही कदम बताया। मैं कह रहा अगर किसी न्यायालय के द्वारा कोई विषय आता है, किसी अथॉरिटी द्वारा कोई विषय आता है, तो उसके लिए प्रयास सबका रहता है, होना भी चाहिए, देना चाहिए। कि इस फैसले का स्वागत करती हूँ। पिरान कलियर भी इस प्रदेश का हिस्सा है। उसमें जो भी चढ़ावा आता है, चंदा आता है या जो भी ठेके दिए जाते हैं, उसका रिकॉर्ड निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए आयोग को। देश के कई बड़े मंदिर सरकारों के कंट्रोल में है और वक्त वक्त पर उनकी कमाई और खर्च से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक भी होती है। पर अब सूचना आयोग के नोटिस के बाद पिरान कलियर दरगाह से जुड़ी जानकारी वक्फ बोर्ड के जरिए पब्लिक को पता चल पाएगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सरकारी जमीनों पर बने अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं कोटद्वार के कालागढ़ के नूनगढ़ सिद्धपीठ और आमगा तट पर बने शिव मंदिर पर भी ध्वस्त किए जाने का खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग ने मंदिर को नोटिस दिया है, जिसके बाद से ग्रामीण मंदिर को बचाने की कोशिश में लग गए हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल से भी मुलाकात कर मंदिर को ध्वस्त न किए जाने की अपील की। वहीं ऋतु खंडूरी ने कहा है कि मंदिर सदियों पुराना है, ऐसे में मंदिर को न तोड़ने की मांग की जाएगी। कालागढ़ से एक प्रतिनिधि मंडल वन मंत्री से मिला। वन मंत्री ने आश्वासन दिया कि आपकी जन सहयोग को देखते हुए उसका नाम है पूर्ण आश्वासित किया कि इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इनको हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। सालों पुराने, सालों क्या बहुत ही ज्यादा पुराने ये मंदिर हैं। पुराने पुरातत्व, अब हम तो कह सकते हैं आर्कियोलॉजी वाले को आके देखना चाहिए कि कितने पुराने मंदिर हैं। और जो पुराने मंदिर हैं, जो आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनको मुझे नहीं लगता है कि टूटना चाहिए और मुझे लगता भी नहीं कि वो टूटेंगे। और राज्य में अवैध कब्जों पर थामे सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और मजदारों पर हुई कार्रवाई के बाद अब सेकेंड फेज में कार्रवाई शुरू हो गई है। नदी किनारे के अतिक्रमण को हटाने की यह कार्रवाई शुरू हो रही है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। वन विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले फेज में वन भूमि को धार्मिक अतिक्रमण से मुक्त करने का अभियान शुरू किया था। अब सेकेंड फेज में बारी नदी किनारे हुए अंधाधुंध अतिक्रमण की है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 23 नदियों को चिन्हित किया गया है, जिन पर गुरुवार से एक्शन शुरू हो जाएगा। ये नदियां हैं गौला, शारदा, नंधोर, दाबका, कोसी, गंगा, देहरादून में रिस्पना, माल देवता, सहस्त्रधारा, सहसपुर में पौंधी नदी, आसन, टोंस, यमुना, शीतला, कोटद्वार की सुखरो, खो नदी और जाखन नदी शामिल हैं। तो सेकंड स्टेज में हम उन अतिक्रमणों पे फोकस कर रहे हैं जो बड़े चंक्स पे हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा भूमि प्रभावित हो रही है और जहाँ पे अतिक्रमण खाली कराना कंपैरेटिवली आसान होगा। मुख्य रूप से जो नदी के किनारे होते हैं उसमें बहुत सारे बाहरी लोग कब्जा कर बैठे हुए हैं। कोई अस्थायी है, कोई स्थायी है, कोई दुकान मकान और व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित करने कार्य किया गया है। यहाँ पे सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो 1 तारीख से जो है हमारा जो ये ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। वन भूमि से 450 मज़ारों को ध्वस्त किया गया। इससे विभाग करीब 2000 हेक्टेयर लैंड को अतिक्रमण मुक्त करने में सफल रहा। हालांकि अभी कोर्ट केस के चलते कई धार्मिक अतिक्रमण अपनी जगह पर बने हुए हैं। अभियान की हर रोज मॉनिटरिंग होगी। अभियान का तीसरा फेज भी चलेगा, जिसमें बड़े बड़े पक्के निर्माण और कई बस्तियां भी बुलडोजर की जद में होंगी। फिलहाल सेकंड फेज में अस्थायी और हाल ही में किए गए अतिक्रमण को हटाने का टारगेट है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और हरिद्वार ग्रामीण के विधायक अनुपमा रावत के हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से झड़प हो गई, जिसके बाद अनुपमा रावत ने प्राधिकरण ऑफिस में खूब हंगामा किया। काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माधवानंद जोशी ने विधायक से लिखित माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। विधायक अनुपमा रावत ने बताया कि उनके क्षेत्र में लोगों को HRDA द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। शिकायत करने पर इंजीनियर ने अभद्रता की थी। कुछ कार्यों की जो अद्यतन स्थिति के लिए माननीय विधायक जी ने हमारे अधिशासी अभियंता से कुछ सूचना चाहिए गई थी, तो सूचना चूंकि उनके पास वर्तमान की सूचना नहीं थी विधायक हमारे अधिशासी अभियंता के पास, तो उसी को लेके कुछ वार्तालाप हो गई थी। तो हमारे जो अधिशासी अभियंता कुछ उन्होंने उच्च स्वर में कह दिया होगा। मैं अंदर गई, जिस तरीके का उनका रवैया था बहुत गलत तरीके से बात की, और उसके बाद ये मेरे साथ इन्होंने आवाज सुनी, इतनी चिल्लाने की थी कि नीचे तक के लोग ऊपर आ गए। इन्हें देखिए गुटका सब मुंह पे भर के और सामने भर भर के ऐसे हाथ में डाल के खा रहे। तो ये तरीका होता है कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति का। 1 जून यानी कल से सेक्रेटरी लेवल के अफसर रोटेशन सिस्टम से जिलों में जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मुख्य सचिव ने सभी सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई है। हर 15 दिन में जिले के दौरे पर जाने वाला सेक्रेटरी केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा के साथ जिले में चल रहे दूसरे कामों को भी देखेगा, ताकि जनता के काम और तेजी से हों और जनता को योजनाओं का फायदा भी मिले। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की तरफ से बनाए गए नए सिस्टम का फायदा जिलों में होगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद बैठक ली है, मुख्य सचिव लगातार बैठक ले रहे हैं और सचिवों की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस सोच के साथ ये फैसला हुआ है वो सोच साकार होगी। और पिथौरागढ़ पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। असल में अवैध तरीके से रहने वाले और चिन्हितकरण के दौरान एक यूपी निवासी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस गैंग का खुलासा किया। बाहरी लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में 2 स्थानीय लोगों का हाथ है, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी मनरेगा में रोजगार सहायक के पद पर तैनात है। और पुलिस का कहना है पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि जिले में कितने फर्जी प्रमाण पत्र इस गैंग ने बनाए हैं। ये लोग यहाँ पे जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं उनके फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं और इस प्रकार के सर्टिफिकेट बना के जो लोकल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फायदा ये लोग उठाने का उनको मदद कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नए थाने चौकी तो खोल दिए, लेकिन इन थानों के लिए अभी न बिल्डिंग तैयार है और ये थाने चौकियां भगवान भरोसे ही चल रही हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस को सौंपने के आदेश जारी किए थे। इसमें पहले चरण में 6 थाने और 20 चौकियां खुले, लेकिन 8 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इन थाने चौकियों के लिए किसी बिल्डिंग के लिए स्वीकृति नहीं मिली है और मामला अभी भी फाइलों में ही जूझ रहा है। उस पे जो नियतन कितना रखना उस संबंध में हमने उनको रेशनल के साथ भेजने के बताए, तो उस पर अभी मुख्यालय लेवल पे काम चल रही है, प्रोसेस में, वो जल्दी वापस भेजा जाएगा। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी गुरुवार से सैलानियों के लिए एक बार फिर से खुल जाएगी और इस बार फूलों की घाटी में लगातार मौसम बदल रहा है। बारिश और बर्फबारी से फूलों के खिलने का वक्त भी बदल गया है। हालांकि अभी फूलों की घाटी में 4 से 5 प्रकार के प्रजाति के फूल खिल चुके हैं, जिनका दीदार करने के लिए 4 विदेशी मेहमान भी पहुंच चुके हैं। वन विभाग ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए डेंजर जोन पर वन कर्मियों को तैनात कर दिया है। साथ ही इस बार 15 जून को वन विभाग के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिसमें फूलों की घाटी में मौसम का अपडेट, फूलों से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उपलब्ध हो पाएंगी। पतंजलि ग्रामोद्योग और CSC SPV के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत देश के 5.5 लाख से अधिक केंद्रों के जरिए पतंजलि के संतुलित पशु आहार उत्पाद, फीड सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदिक पशु औषधियों को न्यूनतम दरों पर देश के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के महामंत्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री ने कहा
ये पतंजलि के यूरिया मुक्त शुद्ध सात्विक उत्पाद पशुओं की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करने में मददगार है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।